and in this lecture we will talk about electric field lines और electric line of forces। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डाइपोल तक की कहानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए, किसी भी रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए किसी भी रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए कुछ लाइंस का यूज़ किया जाता है। दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस। वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वास्तविकता में वो लाइंस नहीं होती। बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कैसा है, इस चीज़ का एक आइडिया देने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करते हैं, कुछ कर्व्स का यूज़ करते हैं, और उन कर्व्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन। सबसे पहली बात तो ये कि हाइपोथेटिकल लाइन है, ये वास्तविकता में नहीं एग्जिस्ट करेंगी। ड्रॉन टू गेट आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस लिए हम ड्रॉ करते हैं? टू गेट आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ पता करने के लिए, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, किस पॉइंट पर कैसा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ अलग होगी और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा। तो उसको पता करने के लिए, उसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम लाइंस बना देते हैं पूरे रीजन के अंदर। तो उन लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कैसा होगा। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज दीज मे बी लाइंस और कर्व। ये कर्व भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, बट दैट कैन बी कर्व ऑल्सो। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए, पॉजिटिव चार्ज अगर कोई है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है आपके पास, तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हम लाइंस बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए, वो कुछ ऐसी बनाएंगे जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है सराउंडिंग में, तो आपको इन लाइंस का यूज करना पड़ेगा। ये जो लाइंस आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है आपके पास, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दिखाना है तो आपको ऐसे लाइंस दिखानी पड़ेंगी। लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड, हमेशा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो आपको कुछ ऐसी लाइंस दिखानी पड़ेंगी। ये हो गए 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट, वापस से इन पॉइंट्स को बोल दे रहा हूं मैं, हमेशा कहां से ओरिजिनेट करेंगे? उनका ओरिजिन होगा, सोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज, एंड विल ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेंगी और स्टार्ट कहां से होंगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। तो ये बात याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, जो 5 बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आप इन्हें लिखना स्टार्ट करो, मैं वापस से भी रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे समझना, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। स्टार्ट करेंगे हेडिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हाइपोथेटिकल लाइंस है, रियलिटी में कोई इनका लेना देना नहीं है। किसी चार्ज बॉडी के कारण किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक आइडिया लेने के लिए हम कुछ लाइंस बनाते हैं, कुछ कर्व बनाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। यहाँ पर आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन। सो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू कैन ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं? किसके बारे में आइडिया मिल रहा है? स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, हाइपोथेटिकल लाइंस है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 इज
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो लाइन बोला जा रहा है वो लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है। ये ठीक है। चलो, अब थर्ड में है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना होगा, इन लाइंस का यूज करना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स क्या होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे, आपको ये थर्ड पॉइंट में बताया गया है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे। चलिए, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी, मतलब चार्ज पर ही टर्मिनेट कर जाएंगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे पैटर्न दिखाने के लिए। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेंगी, ठीक है। चलो, तो सिक्स्थ पॉइंट से हम देखेंगे डाइपोल की वजह से, अगर डाइपोल है हमारे पास तो डाइपोल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी। तो आप यहां पर अपने सामने एक डाइपोल देख पा रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। ये वाला आप देखिए, मैं इसको 1 बोल देता हूं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव पर टर्मिनेट करा दिया हमने, फिर इसको मैं दूसरा बोल देता हूं। फिर यहां पर भी देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव पर टर्मिनेट हुआ और ये तीसरा बोल देता हूं। जरूरी नहीं है तीन ही होंगी, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ लाइंस बना रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला जो मैं बना रहा हूं, अब देखो फोर्थ वाला, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर आके खत्म हो गया, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। पता है कहां टर्मिनेट होगा, ये इस तरीके से कुछ ऐसे आके टर्मिनेट होगा। तो ये बीच में जो डॉटेड पार्ट से दिखाया गया है, ये मैंने पहले ओमिट कर दिया था, ठीक है, मैंने हटा दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रुक जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कहीं पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, वो कहीं रुकती नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर सीधा नेगेटिव चार्ज पर ही टर्मिनेट होंगी, बीच में कहीं नहीं कटेंगी। लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना अपने आप से, मैं थोड़ा रफ तरीके से लिख पा रहा हूँ आपके सामने, आप इसको प्रॉपरली अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, ठीक है। अभी देखो जो फिफ्थ वाला पार्ट है ना, इसको फिफ्थ बोल देते हैं। अब जो फिफ्थ वाली लाइन है ये भी टर्मिनेट थोड़ी ना हो, मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ये इस तरीके से जाके जाके ऐसे 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 आके यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये फिफ्थ वाली लाइन है, समझ रहे हो। ये पांचवी लाइन आके नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये जो छठी लाइन है ना, ये छठी लाइन यहाँ पर आके टर्मिनेट हो रही है। तो इस तरीके से जो भी पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी वो नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो नेगेटिव चार्ज हो ही ना सराउंडिंग में, जैसे यहाँ पर खाली खाली पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पूरे यूनिवर्स में खाली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फिर कहाँ टर्मिनेट होगी, तो फिर वो इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। फिर ये लाइन कहाँ पर जाके टर्मिनेट होंगी, फिर इनफाइनाइट पॉइंट पर इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होंगी। ये बात समझे, अगर कोई नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में नहीं है तो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में है तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के वो नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। डाइपोल वाला बना लो कि डाइपोल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। जो मैंने रेड कलर से डॉटेड डॉटेड बनाया उसको मत इंक्लूड करना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर लिया होगा आपने, आई होप। सो दिस इज पॉइंट नंबर 6। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अच्छे से बना लेना है डायग्राम। ये बोर्ड में एक नंबर में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना दो डाइपोल की वजह से, ठीक। तो इस फिगर को आप याद रखिए। अब मान लो आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, आपस में रखें, मतलब आसपास रखें। ये एक पॉजिटिव चार्ज ये और एक पॉजिटिव चार्ज ये। चलो इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। दो पॉजिटिव चार्ज आसपास रखें। अब यहाँ पर इसकी वजह से कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो ये वाला इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, तो ये 1 से निकल के सीधा कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला जो लाइन है वो भी इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा। ऐसे थर्ड वाला लाइन नीचे से इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है, फोर्थ वाला लाइन भी नीचे से इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे ही ये वाले पॉजिटिव चार्ज का भी, ठीक है। तो रिपल्शन होगा, तो दो पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे आप। इसको भी बना लेंगे। ये देखो लाइंस जो है दूर भाग रही है, मतलब रिपल्शन हो रहा है ना। फिर ये वाली अगर मैं इसको 5th बोल रहा हूँ तो ये देखो 5वीं लाइन कैसे जा रही है, फिर इसको 6ठी बोल रहा हूँ, 6ठी लाइन कैसे जा रही है, तो ये अवे जा रही हैं दोनों चार्जेस से, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा पॉइंट नंबर 7। वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हम देख रहे थे, अभी जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, वो सारी कुछ चीज़ें हम इस वाले हेडिंग में कवर करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in electric field region if tangent is drawn to electric field lines। अब ध्यान दो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे यहां पर देखो ये जो व्हाइट कलर से है ना, व्हाइट कलर वाला देख पा रहे हो तुम, व्हाइट कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब मान लो ए पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। ध्यान से सुनना, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ना, तुमको देख पा रहे होगे अपने सामने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ए पॉइंट पर मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जाके ए पॉइंट पर टेंजेंट खींच दूंगा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, ठीक है, ये टेंजेंट मुझे क्या दे देगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। ऐसे अगर मान लो मेरे को बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो बी पॉइंट पर जाके मैंने टेंजेंट खींच दिया, देख पा रहे हो अपने सामने येलो कलर से, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे कर सकते हो, जिस भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट खींच दो, ठीक है। जैसे मान लो ये डाइपोल है ना, मान लो डाइपोल की वजह से यहां पर मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाके एक टेंजेंट खींच दूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली लाइन जो दिख रही है जो मैंने बनाई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। किस पॉइंट पर, इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कुछ कर देते हैं, लेट इट बी एक्स, ठीक है, इसको एक्स बोल देते हैं। तो एक्स पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गोला गोला कर देते हैं, इसको पीला कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समझना, जैसे ये जो है ना, ये चलो इसको येलो येलो से दिखा रहा हूं ना, ये एक्स पॉइंट पर अगर इस डाइपोल की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाके टेंजेंट खींच दूंगा। टेंजेंट खींच दिया मैंने, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, टेंजेंट से मेरे को क्या मालूम चल गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, ठीक है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बात समझिए मेरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एक्स पर, ठीक है, एट एक्स। और किसकी वजह से, ऑब्वियसली किसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, डाइपोल के लिए। तो डाइपोल की वजह से एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लाइन से पता चल रहा है, ये एरो से पता चल जा रहा है हमको, समझ गए ये। चलो, तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो पहला वाला प्रॉपर्टी अब आप लिख लो, चलो। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं कर सकती। क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होना वहीं पर टर्मिनेट कर जाना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। अगर वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं तो भाई वो कहां पर टर्मिनेट करेंगी? नेगेटिव चार्ज पर या तो टर्मिनेट करेंगे या तो इंफिनिटी पर टर्मिनेट करेंगी, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज मिल गया तो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेंगी। तो जहां से निकल रही है वहां पर टर्मिनेट तो नहीं कर रही है, तो फिर ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लो। और मुझे ऐसा पता चला यार तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, घर पर सारा का सारा टाइम अपना वेस्ट करते हो बहुत। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मुझे फ़ोन करके बोला है, तो ये चीज़ सही थोड़ी ना है। अभी टाइम मिल रहा है तो टाइम को तुम बेकार तरीके से वेस्ट कर दे रहे हो, सही सही काम नहीं कर रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा कि टाइम रहते अपने आप को संभाल लो, अपने आप को सुधार दो, नहीं तो टाइम बहुत बुरी तरीके से ठीक है। तो अपने आप को संभाल लो, सुधार लो। ऐसी आदतें मत बनाओ जो तुम्हारा भविष्य क्रश कर रही हो, जो तुमको टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं और परमानेंट दुख का कारण बनेंगी। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करो। मैं तो अभी बोलूँगा, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है क्लास 12। तुमने बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा काम नहीं किया। अगर तुम प्रॉपरली मेहनत कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन गुजर जाएगा इसी पढ़ाई में। इतनी बार तो रिवीजन करने को मैंने बोला है, अब तक तो सारी चीज़ें पक्की हो जानी चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से 1.5 महीना लगता है ख़त्म होने में, तो ऑब्वियसली हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपको तो कर लेना चाहिए अब तक पूरा अच्छे से। टाइम मत वेस्ट करो यार, मेरी बात मानो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, टाइम मत वेस्ट करो, नहीं तुम बाद में इतना पछताओगे इसी साल के अंत में। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को समझ लो, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। बार बार मैं यही पॉइंट बोलूँगा। थर्ड वाला प्रॉपर्टी सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, कहीं पर बहुत घनी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कहीं पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। जैसे ए पॉइंट पर देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाया हुआ है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, तो इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा ई बी से, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। जहाँ पर लाइंस डेंसर हैं वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लिखो, मेहनत करो, और डिफरेंट प्रकार से अगर केमिकल रिएक्शन चल रही है ना तुम्हारे ब्रेन में, तो इन केमिकल रिएक्शंस को अभी के लिए रोक दो।
क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन बहुत गंदा प्रोडक्ट बनाएंगी। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी और आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे अब। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। चीज़ों को समझते चलो और जब लिख रहे होगे तो भी समझते रहना। चलो फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, otherwise we will have two direction of electric field at one point which is senseless। थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा ये senseless, बट ये है senseless ही। ध्यान से सुनो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे करके, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे करके, मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है ना भाई, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है उस पॉइंट पर मुझे, मान लो इंटरसेक्ट कर गई, करनी तो नहीं चाहिए, करती तो नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, इस पॉइंट को ऐसे ही समझाया जा सकता है कि मान लो कर गई। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जाके इस वाली लाइन के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो बोलो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। और इस वाली लाइन के लिए कैसा बनेगा, इस वाली लाइन के लिए कुछ ऐसा बनेगा। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज सेंसलेस। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस पॉइंट को याद रखना। अदरवाइज वी विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज सेंसलेस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक ही इंसान एक ही समय ईस्ट में भी चल रहा और वेस्ट में भी चल रहा हो, दिस इज सेंसलेस, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। So this is our fourth property. Now fifth property, चलो फोर्थ लिख लिया होगा, पांचवा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पॉइंट, है ना, याद है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपकी, ठीक है, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो वही बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, बना लो जल्दी से। चलो चाहे तो फिगर भी बना लेते। Point number 6, electric field line will always be perpendicular to surface of conducting body or metallic body। मतलब कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी, ये बोला जा रहा है। ऑलरेडी मैं ये पॉइंट पहले भी बोल चुका हूँ कि कंडक्टर के सरफेस पर या मेटल बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही परपेंडिकुलर होती हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 6, और ये कंडक्टर में भी बोला जाएगा, ये पॉइंट फिर से रिपीट किया जाएगा कंडक्टर के अंदर जब कंडक्टर पढ़ाया जाएगा। लिखते चलो जल्दी जल्दी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच यू ऑलरेडी नो, सो देयर इज नथिंग एज मच टू एक्सप्लेन। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल एरोड लाइंस which you can see. So this is point number 7. Okay, point number 8 is
No electric field lines are present inside the material of conductor. So if it is a material of conductor, electric field inside the material of the conductor will be zero. So ये वाला पॉइंट कंडक्टर में भी एक्सप्लेन होगा, बट अभी के लिए अभी याद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती हैं कंडक्टर के मटेरियल के अंदर. मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ये बात अभी ही बता दी जा रही है आपको फिर से. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी. ये ठीक है. चलो ये भी बना लो 8वां पॉइंट. सो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज, आर्ट प्रॉपर्टीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड देखी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसीलिए हमने पढ़ा है जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ सकें. तो अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ चुकी है, जिसको हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ. इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो है वो आप सामने देख पा रहे हैं. फाई से रिप्रेजेंट कर दो या फाई के नीचे ई बना दो. ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है. आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो उसको भी एक्चुअली फाई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो फाई उसको बोलते हैं फाई बी. फाई बी कहीं लिखा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर कहीं फाई ई लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. तो फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो या तो अभी के लिए आप फाई से रिप्रेजेंट कर लो क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब कोई अलग चीज नहीं है. अभी जब आएगा तो आप खुद समझ जाओगे, या अगर आप चाहते हो डिफरेंशिएट करना इसको उससे फाई बी से तो फाई ई लिख लो. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं समझना. सुनना ध्यान से. मान लो एक सरफेस है आपके पास. ठीक है. एक सरफेस है, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस आपको अपने सामने दिख पा रहा है. ठीक है. फिगर 1 में और फिगर 2 में रेक्टेंगुलर सरफेस अपने सामने देख पा रहे होंगे और देख रहे होंगे कई सारे तीर हैं. तीर ही इनको समझ लें. बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सामने से आ रही हैं. ये सरफेस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं सामने से, पेनिट्रेट कर रही हैं. ठीक है. क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं किससे? सरफेस से. तो आप देख पा रहे होगे कि फिगर 1 में अगर आप देखें तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, लेकिन फिगर 2 में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी सरफेस से पास हो रही हैं. ठीक है. मतलब जितना सरफेस एरिया इसका है इस वाले सरफेस का, उतना ही सरफेस एरिया इस वाली सरफेस का भी है. दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, मतलब सिमिलर सरफेसेस हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिगर 2 में आपको बहुत ज्यादा दिख रही हैं. ठीक है. तो अगर एक पार्टिकुलर सरफेस से बहुत सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है उस सरफेस से. और अगर किसी सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से बहुत कम पास हो रहा है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने का मतलब क्या है? किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉस होना. ठीक है. किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉस होना या पास होना. ओके. तो स्टार्ट हो रहा है, ये इसका फाउंडेशन बनना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. एज यू विल प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर, सो आपको पता चलता रहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वास्तव में क्या होता है. तो इन फिगर 2 मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन. ठीक है. अब ध्यान दो, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है. ये डेफिनेशन दी जा रही है. कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सोच सकते हो अपने मन में, वो बताया जा रहा है. कैसे सोचोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. यहां पर एक और पार्ट ऐड कर लेंगे. ठीक है. मुझे थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम सुन लो अच्छे से. थ्रू, टीएच मतलब थ्रू दैट सरफेस. किसी किसी दिन स्मूथली वर्क करता है, किसी किसी दिन स्ट्रक होके वर्क करता है. थ्रू दैट सरफेस. चलो फिर से सुन लो. क्या है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ठीक है ये, तो इससे जितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। अगेन इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन व्हिच इज number of electric field lines that are crossing through any cross section is called as electric flux through that surface. So you can clearly understand what I mean. तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले लिखो, स्टार्ट करो, जो इलस्ट्रेशन दिया आपको समझाने के लिए दो फिगर की सहायता से, पहले आप उसको लिख लो, सिंबॉलिक नोटेशन लिख लो। डेफिनेशन तक लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलो, तो वही बोला है कि इन द अबव एग्जांपल फिगर 2 हैज मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। चलो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। अभी हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फ्लक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली गई है और एक सरफेस ले लिया गया है जिसका सरफेस एरिया ए है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कितना होगा फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू अब बताई जा रही है, आपको याद करने को बोला जा रहा है कि अगर इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर ये पहला जो केस है ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी और यूनिफॉर्म होंगी। तो ए सरफेस एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी वैल्यू होगी ई इंटू ए। ये याद करने वाली बात। फ्लक्स थ्रू दिस गिवन सरफेस बराबर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लेना और इस सरफेस का एरिया ले लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तब कंडीशन क्या क्या है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए क्रॉस सेक्शन के। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको फ्लक्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर समझ गए हो तो ये हेडिंग स्टार्ट करो और ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो, और अगर कोई डाउट होगी तो पूछ लेना मुझसे। दोनों कंडीशन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो तो डायरेक्टली ई इंटू ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको फ्लक्स मिल जाएगा उस सरफेस से जितना भी पास हो रहा है।
चलो बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की। तो देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, समझने की कोशिश करो। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, कंडीशन तो अभी भी वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही हमने ले रखा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। वो अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर बना ले, देखो ध्यान से ये क्या लिखा है, पहले इसको समझो। ये जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन टू क्रॉस सेक्शन कॉल्ड एज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, हमने एक ऐसे इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस लाइन से, इस नॉर्मल से, विच इज सो कॉल्ड ए नॉर्मल लाइन, उससे थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। ये देख पा रहे हो, थीटा एंगल बना रही है, बात समझे। तो इस केस में एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा, क्या है ये, एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा। एरिया वेक्टर की बात मैं करूंगा अभी, वेट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। आई एम नॉट डिस्कसिंग एरिया वेक्टर राइट नाउ, मैंने अभी एरिया वेक्टर की बात नहीं करी है, ठीक है। पता नहीं आप कैसे एडवांस में पढ़ लेते हो, डोंट टॉक। मैं बात करूंगा एरिया वेक्टर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। मैं आपको ऐसा समझता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो ये पहली बार पढ़ रहे हो, सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ इजी भाषा में बात कर रहा हूं, आसान शब्दों में बातें कर रहा हूं, मैं एक कन्वेंशनल बातें नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैंने अपने लेक्चर, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं अपने हिसाब से लेक्चर एडजस्ट किया हुआ हूं। आई एम नॉट टॉकिंग वेरी बुकिश टाइप वर्ड्स, बहुत बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं मैं, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन बना के कर रहा हूं, एकदम बुक की नहीं भांति बता रहा हूं आपको। ध्यान सुनेंगे, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो अभी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा एरिया वेक्टर। मैं आगे देखो एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। आपने एडवांस में पढ़ लिया है, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, जब हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखो, अभी आप ऐसा समझो इमेजिनरी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मेकिंग थीटा एंगल, ओके। नाउ इन दिस केस द फ्लक्स लिंक टू द क्रॉस सेक्शन, इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट शुड बी EA cos थीटा। अगेन अभी जो पहले वाले केस में क्या था, परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी तो फिर हमें क्या, फाई की वैल्यू जो थी, फ्लक्स की वैल्यू वो EA थी। अगर मान लो परपेंडिकुलर ना जाके परपेंडिकुलर वाली लाइन से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए, तो फिर फ्लक्स की वैल्यू होगी EA cos थीटा, ठीक है। अब देखो इस EA cos थीटा को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, इस EA cos थीटा को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस एरिया को एरिया वेक्टर बना दिया। एरिया वेक्टर नहीं होता है, लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा सा एरिया में मॉडिफिकेशन कर दें तो हम एरिया को एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे सुनना और समझना, यहां पर थीटा वास्तव में बताया जा रहा है, वास्तविकता में थीटा क्या है भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल है और नॉर्मल के बीच का एंगल है। नॉर्मल जो हमने परपेंडिकुलर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर खींची है ना सरफेस पर, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। और फ्लक्स का वैल्यू कितना है, EA cos थीटा। इतना समझ गए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं, चाहे तो इतना पहले लिख लो, यहां तक लिख लो, ये पूरा, ये E.A मत लिखना, इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया तुमको एरिया वेक्टर वाला, एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा। मैं समझ ही नहीं पाया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, अगर चाहते हो मैं तुम्हें कुछ समझाऊं तो तुम्हें एक बार रिपीट करना पड़ेगा ये अपना स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया हूं अभी तक। सर एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा, एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा, अच्छा ये बोलना चाह रहे हो शायद, एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा। समझ गया मैं तुम्हारी बात, ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं एरिया वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। एरिया से एरिया वेक्टर बना है, एरिया वेक्टर से एरिया नहीं बना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को सुनते रहो और जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करो। चलो ये cos थीटा तक लिख लो, फिर मैं तुम्हें नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या चीज है ये एक्चुअली में एरिया वेक्टर,
हो गया। चलो अब ध्यान दो, ये जो ई ए कॉस थीटा है ना, अगर मैं इसको ई डॉट ए लिखूं और ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो, तो ई डॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर ए वेक्टर, ये एक नया टर्म है, ये तुमको समझना है, एरिया वेक्टर बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अब एरिया वेक्टर क्या चीज है, सरफेस एरिया तो आप जान गए सरफेस एरिया क्या है। अब हमने क्या किया, एरिया को यूनिट वेक्टर से, कौन सा यूनिट वेक्टर, ये जो नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन, इसके अलोंग, इस नॉर्मल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है, और उसको लेट से एन कैप बोल दिया। एन कैप क्या है, इस नॉर्मल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। अब हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर हम लिखेंगे एरिया का मैग्नीट्यूड विच इज ए इंटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है भाई, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ए इंटू एन कैप। आप समझ में आए एरिया वेक्टर क्या चीज है, ठीक है क्या, ये मेरी बात समझिए। एरिया वेक्टर कहां से आया, एरिया वेक्टर हमने क्यों लिखा, इसको हमने एरिया वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब देखो ये एन कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही थी ना। अब देखो ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब ये देखो, फिर से समझो, इससे मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान सुनो, ये तो एरिया वेक्टर हो गया, मतलब इस दिशा में एरिया वेक्टर हो गया, एन कैप है ना, उसी दिशा में एरिया वेक्टर भी हो गया, और ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, इसके बीच में एंगल थीटा हो गया। अब अगर मेरे को ई कॉस थीटा लिखना होगा तो मैं ई डॉट ए लिख सकता हूं ना, मेरी बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब तुम ई डॉट ए भी लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो अब यहां से चाहो तो स्टार्ट करो, ये फिगर में ऐसे बना लेना, एन कैप ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एन कैप, और अभी बात में यहां पर बोलूंगा। अभी देखो ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर फॉर अ गिवन सरफेस, किसी भी गिवन सरफेस के लिए ए वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलेंगे, है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल जो भी होगी उसी के अलोंग होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। समझ गए होगे, ये सारी चीजें बना लो। फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे से डाउट। ठीक है, ये ए वेक्टर बना लो। हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तुम, तुम्हें समझ में आ गया लेकिन काम तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। ऐसे समझ समझ के क्या करोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे। थोड़े टाइम की बात है, मोटिवेटेड रहो हमेशा, मेहनत करो, सबसे बोल रहा हूं। तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें हर हर दिन स्ट्रगल आएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें मन भी नहीं करेगा करने का, लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में मेहनत करते रहना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये भी लिख लेना, ये एरिया वेक्टर ए वेक्टर वाला, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कोई डाउट हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो, या कुछ प्रॉब्लम हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, उसके लिए मेरे से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो, फालतू काम करोगे तो फिर ये सब चीजें सही नहीं है, तुम्हारा टाइम किल किए जा रहा है। ये वाला पॉइंट लिख लो। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक रिंग है, ठीक है, तो रिंग के लिए भी हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। रिंग का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एरिया, ठीक है, तो कुछ अलग ही बन गया। तुम्हें समझ में आया ना? चलो, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो क्या करेंगे एरिया वेक्टर को, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया वेक्टर किधर ऊपर की तरफ है, तो इसको जे कैप बोल दिया, ठीक है। या तुम नीचे भी बोल सकते हो। अब कोई बोले कि भाई नॉर्मल तो नीचे भी है, सही बात है, नॉर्मल तो ऊपर भी है नीचे भी है। इस रिंग का एक नॉर्मल तो ऊपर है और एक नॉर्मल नीचे, चाहे तो उसको डिस्क बोल दो, रिंग मत बोलो। अगर तुम्हें सरफेस एरिया से, रिंग मत बोलो इसे, ठीक है, इसको डिस्क बोल दो। गलत हो गया थोड़ा सा, इसको डिस्क बोल दो, डिस्क से अच्छा समझ में आएगा। इसको डिस्क बोल देना, ठीक है, रिंग मत बोलो। इसको हटा देते हैं, इसको अब हम लोग डिस्क बोलेंगे। मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये डिस्क है ना। तो इस डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर हम लोग बनाएंगे वो एक तो ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर भी नॉर्मल लाई करेगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन तो ही पूरी होगी ना, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो या तो तुम पाई आर स्क्वायर जे कैप लिख दो, या तुम माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप लिख दो एरिया वेक्टर, दोनों ही काम सही है, चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो। चलो, स्फेयर ले लें, आपके स्फेयर ले लेते हैं। तो स्फेयर में, अब देखो स्फेयर है तो स्फेयर इस तरीके से है, तो हर पॉइंट पर आपकी यहां पर छोटा छोटा सा एरिया वेक्टर डिफाइन होगा, छोटा। जैसे बहुत छोटी सी सरफेस हमने ले ली, ये बहुत छोटी सी सरफेस है, इमेजिन करो एक स्फेयर है, एक बहुत छोटा सा गोला पॉइंट ले लो, वहां पर पॉइंट। तो पॉइंट जब तुम लोगे तो पॉइंट पर परपेंडिकुलर ऐसे ही डालोगे ना, इस तरीके से। तो ऐसे यहां पर जाके एक छोटा सा एरिया ले लो, एक छोटा सा पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहां पर एक डीए बना लो, फिर एक ऐसे यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लो, बहुत छोटा सा ले लो, फिर यहां पर डीए बना दो। डीए मतलब छोटा सा एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर, समझे। तो यहां पर बहुत छोटा छोटा सा एरिया वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। एज अ होल एरिया वेक्टर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर नॉर्मल की दिशा अलग होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? इस पॉइंट पर नॉर्मल ये होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये होगा, इस पॉइंट पर, तो यहां पर एरिया वेक्टर नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, डीए वेक्टर डिफाइन कर पाएंगे। बात मेरी समझ गए? क्योंकि हर पॉइंट पर नॉर्मल अलग अलग होगा। तो स्फेयर में इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये बना लो। डीए वेक्टर मतलब बहुत छोटा सा एरिया ले लिया हमने स्फेयर पर जाके, और उसके लिए हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं। एज अ स्फेयर, पूरे स्फेयर के लिए नहीं लिख रहे हैं। अभी तक हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो केस हुए हैं, कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थी सरफेस के, और एक थीटा एंगल पर थी, ठीक है। भूल मत जाना क्या हम पढ़ रहे हैं एरिया वेक्टर के चक्कर में। तो ये बीच में दो पॉइंट एरिया वेक्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, चलो। अब थर्ड पॉइंट है कि मान लो थीटा 90 डिग्री हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन हो गई। थर्ड वाले केस में ऐसे पैरेलल है, सरफेस ऐसे और सरफेस के पैरेलली, ठीक है, टेंजेंशियली लाइंस है। तो अब की ये क्रॉस थोड़ी ना कर पाएंगी, है ना, सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना। तो अगर क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी तो फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा, जीरो। हमें फ्लक्स की जब डेफिनेशन बोलनी थी तो हमने लिखा था कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं सरफेस को, वो होगा फ्लक्स। तो यहां पर फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस होंगी तो फिर वहां पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स होंगी, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी तो फ्लक्स ई इंटू ए हो जाएगा, और थीटा एंगल पर होंगी नॉर्मल से तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए अभी हमारे लिए। ये तीसरा पॉइंट लिखो अब।
पहले नोट्स बहुत अच्छे से कर लो, मैं इसके क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, किसी दिन भेजूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। फिर आपको फिर अभी इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ कि नोट्स पर कमांड बनाओ, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन लगा लेगा, फॉर्मूला देख देख के, और फिर उसको कभी फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले एक बार पूरा पूरा मन से फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, नोट्स याद करने की कोशिश करो। नोट्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खूब सारे क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में मैंने काफ़ी क्वेश्चन दे दिए हैं, तो उसको करके कंप्लीट कर लो। अगर तुम चाहते हो कि डिस्कशन करूं तो भी बोल देना किसी डीसीए का, या तुम जो मैं सोल्यूशन भेजता हूं उसमें तुम सेटिस्फाइड हो तो दैट्स ओके, बट इफ यू विश कि आई हैव टू डिस्कस दैट डीसीए सोल्यूशन, तो फिर तुम मुझे सब बोल सकते हो एक्स्ट्रा, तुम बोलोगे तभी मुझे समझ में आएगा, नहीं तो मैं तो सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर फ्लक्स लिंक टू द क्रॉस सेक्शन 0 होगा इन थर्ड पॉइंट। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने किसकी बातें की थी? हमने बातें की थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स की। ठीक है, फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कैसे होगा वो देखेंगे अब यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा ही करेंगे अब आज, समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वी फाइंड फ्लक्स फॉर वेरी स्मॉल एरिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप छोटा सा एरिया ले लेना, पूरा बहुत बड़ा सरफेस होगा उसका एक बहुत छोटा सा एरिया ले लेना, एंड देन इंटीग्रेट फॉर होल सरफेस। ठीक है, आपको क्या करना होगा, छोटा सा एरिया लेना होगा, उस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालना होगा सबसे पहले। ठीक है, और फिर जब उस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकल जाएगा ना, तो पूरे सरफेस के लिए भी निकल जाएगा इंटीग्रेशन की मदद से। मेरी बात समझ में? जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, टेक वेरी स्मॉल एरिया ऑफ गिवन सरफेस से डीए, उसका एरिया हमने बोल दिया डीए है, बहुत छोटा सा एरिया ले लिया हमने, समझे? तो जैसे ये रहा, बहुत छोटा सा एरिया ले लो, थोड़ा जूम करो इसे, लो, ठीक है, देखो इसको जूम कर दिया मैंने। ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो बहुत छोटा सा एरिया है, ये डीए है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डीए वेक्टर बोल दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये तो बहुत ही छोटा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, वेरी कैसे कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है ना, लेकिन ये इतना छोटा एरिया है कि इसको मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूं ना। मेरी बात समझे? जैसे 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 समझना, कोशिश करना समझने की जरूरत। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इतना ही बड़ा बहुत छोटा सा एरिया एज्यूम कर लूं, तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर होगा ना। अगर मान लो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 7 है, इस वाले पॉइंट पर 9 है, तो हर पॉइंट पर अलग अलग है ना, लेकिन इस वाले पॉइंट पर तो 5 ही है, इस वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं। ठीक है, समझे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये छोटे से एरिया के लिए क्या हो जाएगा, इसको डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब बहुत छोटा सा फ्लक्स। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे, याद है आपको क्या करते थे हम, ई ए कॉस थीटा, तो ई इंटू एरिया कितना है इसका, डी ए इंटू कॉस थीटा, हमने ये लगा दिया ई डी ए कॉस थीटा। या हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई को ई डॉट डी ए, वही कर रहे हैं, छोटे से एरिया के लिए पहले फ्लक्स निकाल लिया। अब मान लो पूरी सरफेस के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बस इसको कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है,
ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरे सरफेस के लिए हमको फ्लक्स दे देगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना है फॉर द होल सरफेस। ये जो बीच में ऐसे गोला मारा है ना, ये गोला इंटीग्रेशन में, ऐसे इंटीग्रल को साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं। ये बना दे रहा हूं अलग से। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में ऐसे गोला मार दिया ना बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल। मतलब पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है। पहले हम क्या करते थे, x बराबर r से लेके 2r तक, मतलब पॉइंट से पॉइंट तक इंटीग्रेट करते थे। अब कि हम पूरे सरफेस पर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर होल सरफेस। बनाओ उसको। साइक्लिक इंटीग्रल बोलेंगे, लिख लेना। यहां से लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट होगी पूछ लेना। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार से निकालेंगे। देख लेंगे हम कुछ एग्जांपल्स, है ना। चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कल करेंगे ना यहाँ से क्वेश्चन से। यहाँ तक तुम अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके बाद कल कर लेंगे। कोई डाउट हो, कोई बात बतानी हो, कुछ बात पूछनी हो, ठीक है, जल्दी से बोलो। 2 मिनट दिया तुम्हें, उसके बाद इसको बंद करें, बैटरी भी लो हो गई। चलो बोलो, कुछ बात हो या कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इतना अच्छे से पढ़ लेना। डीसीए जो तुम्हें मिले हैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, तो फिर अभी मैं उसका सोल्यूशन भेजना स्टार्ट कर दूंगा। डीसीए का सोल्यूशन कब मिलेगा? डीसीए का सोल्यूशन मिल जाएगा
9 डीसी नंबर 9 तक का सोल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। डीसी नंबर 10 से मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आज से या कल से मैं देना स्टार्ट कर दूंगा, डीसी 10 11 12 ऐसे करके दे दूंगा, ठीक है। बाकी तुम तब तक सॉल्व कर लो। थोड़े से उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा भी लगेगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वो भी चलेगा, उतना तो हम ले लेंगे बट लेकिन अपने को नोट्स तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पर भी एक्सपोजर ले रहे हैं थ्रू डीसी, बट दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। एरिया वेक्टर वाली लाइन बता दीजिए। एरिया वेक्टर में कुछ कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, लीव दैट एरिया वेक्टर, छोड़ दिया, ठीक है। एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर वो वाली लाइन फिर से पूछनी है तो अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल विद इन 24 आवर, ठीक है, ऑन द यूट्यूब चैनल। तो वहां पर हो जाएगा, तो आप वहां से देख लेना, फिर से आपको रिपीट कर दूंगा मैं, 50 बार आप रिपीट करवा लेना मेरे से उस समय, ठीक है। बाकी अगर एरिया वेक्टर नहीं समझ में आया तो लीव दैट, यूज का ही नहीं है, मैंने तो बहुत ज़्यादा बोले नहीं एरिया वेक्टर को, ठीक है। चलो फिर कोई और किसी को पूछना हो पूछ लो जल्दी से, नहीं बस बंद करते हैं। पढ़ाई अच्छे से करो लेकिन। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.